अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। पहली इक्वेशन जो है उसको कहते हैं हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? सपोज आपके पास एक्सप्लिसिटली अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हुई है फर्स्ट ऑर्डर की, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कमा वाई, तो इसको हम सेपरेट कहेंगे, सेपरेबल कहेंगे अगर हम इस जो फंक्शन है इसको एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई लिख सकें। अगर हम इसको सेपरेट कर सकें, दोनों वेरिएबल के फंक्शंस अलग अलग हो जाए, तो इसको कहेंगे हम सेपरेबल। दिस इज सेपरेबल। अगर ये सेपरेबल होगी तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। हमने क्या करना है, सिर्फ एक्स वाला जो है वो एक्स डी एक्स के साथ, कोई वाई वाला जो फंक्शन है वो डी वाई के साथ हमने रखना है और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/h ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम इसको एज ए रेशो कंसीडर करेंगे, दो इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज का रेशो है, तो ये डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखा हुआ है। समटाइम इसको हम ऑपरेटर करते हैं, पर यहाँ पे हम फिजिक्स में आमतौर पर इसको एज ए रेशो कंसीडर करते हैं। तो ये उधर चला जाएगा, तो हम इसको अलजेब्रिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं डी आर अपन डी एक्स को, सही। और उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड से इंटीग्रेट करना है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक मरतबा देना है। यहाँ पे दो मरतबा दे सकते हैं, इसका अलग से, पर वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, वहां आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा, तो दो मरतबा कांस्टेंट देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सिंपल वे टू सॉल्व सेपरेबल इक्वेशन। एक एग्जांपल करते हैं, ये एक एग्जांपल है। क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको इस साइड पे लेके जाए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस, यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास वाई डी एक्स, सही। वाई डी एक्स यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का हो गया। अब ये वाई वाला इस साइड पे जाएगा, ये वाला इस साइड पे आएगा, तो ये डी वाई अपॉन वाई आ गया इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये सेपरेट हो गए, डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन, वाई के साथ वाई का फंक्शन, दोनों को इंटीग्रेट करें, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन होगी एल एन वाई, मतलब इसको इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू वाई और इसको इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज एल एन 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट है तो इसको भी हम एल एन सी कह देते हैं, एल एन सी प्राइम या एल एन सी समथिंग या एल एन सी भी लिख सकते हैं, तो दिस इज कांस्टेंट। हम इसको इक्वेशन को आखिर में सिंप्लीफाई करने के लिए या सिंपल नजर आने के लिए यहाँ पे इसको भी एल एन कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो गया एल एन बाय, ये लागतम की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एल एन 1 प्लस एक्स इंटू सी। यहाँ पे एल एन एंटीलॉग देंगे तो y इज इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स। यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। यहाँ पे एक और चीज गौर करने की है, देखें यहाँ पे अगर हम देखें कि हम सेपरेबल इक्वेशन है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/h ऑफ y dy इज इक्वल टू g ऑफ x dx, सही है। अगर ये सपोज आपके पास y नॉट है कोई, इज 0 ऑफ h ऑफ y, h ऑफ y का 0 का मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि h ऑफ y0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका कोई रूट है, मतलब दूसरे लफ्जों में कहें तो इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखें, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है, दिस इज y इज इक्वल टू y नॉट, दिस इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी वाली? जो आपके पास मिली हुई है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू g ऑफ x h ऑफ y। इसका सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे y नॉट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो दोनों साइड 0 इज इक्वल 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पर आप देखें कि जो आखिर में सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास इसका, आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस, ये जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा एफ ऑफ एक्स, सपोज ये कैपिटल एफ कहते हैं इसको क्योंकि एफ हमने वहां पे लिखा, एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा सी, ये वन पैरामीटर फैमिली हमें मिलेगी, ये सी आएगा उसमें। तो ये जो फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी, यहाँ पे हमें ये सॉल्यूशन में भी ना मिले, सही है। तो इस सॉल्यूशन को आमतौर पे क्या कहते हैं हम? सिंगुलर सॉल्यूशन। ये चीज याद रखें, सही है। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर वन अपन एच ऑफ वाई रखा है आपने, यहाँ पे वाई नॉट पे ये वाली चीज जो है वो एट वाई नॉट अनडिफाइंड है, सही है। तो ये चीज यहाँ पे नोट करने की, ये थोड़ा नोट मैंने कहा कि आपको बता दूं, सही। ये आपका नोट है, तो ये सॉल्यूशन भी हो सकता है इसका, जो हमें जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलता। ये एक और एग्जांपल है, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dx। अब अगर सेपरेट हो गया तो दोनों साइड से हम इंटीग्रेट करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी दे दें, तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी।
और इसको अगर एलसीएम निकालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्राइम। यहाँ पे सी प्राइम जो है वो आपका 2c के बराबर है। सही है जी। तो दिस इज योर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास ये जो प्रॉब्लम है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -3 अगर पुट करेंगे तो व्हाट डू वी गेट 16 प्लस 3 स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर c, तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 25। तो जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सही है। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर यहाँ पे देखें ये सॉल्यूशन जो है वो आपको अगर इसको एक्सप्लिसिटली लिखें तो ये बराबर हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ये सॉल्यूशन जो है इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज और फॉर वन वैल्यू ऑफ x बिटवीन दिस इंटरवल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें अगर हम x जो है वो +5 और -5 के बीच में है तो इसके लिए आपके यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आते हैं, तो एक प्लस का और एक माइनस का। पर देखिए हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन मिली हुई है वो है फॉर y इज इक्वल टू y4 इज इक्वल टू -3। तो इसमें जो हमारा गिवन सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड दिस इज फॉर -5 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू +5। दिस इज योर सॉल्यूशन। सही है। इसी सॉल्यूशन में कि हमारी इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि अगर यहाँ पे आप x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो यू गेट माइनस सॉरी x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो यू गेट -3 आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस वाला जो है दैट इज नॉट योर सॉल्यूशन। सो दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज फंक्शन। जैसा कि आपने देखा कि हम जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं तो हम इंटीग्रेशन ही करते हैं हर जगह पे। सेपरेबल वेरिएबल में हम सेपरेट करके फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है कि हम इंटीग्रेशन को थोड़ा रिवाइज कर लें, क्योंकि सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम इंटीग्रल को ही सॉल्व करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो सॉल्यूशन है उसको भी इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इसलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन आपको पता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव ये फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज दिस फंक्शन। ये फंक्शन हो जाएगा प्लस सी। देखें आप अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब जो इंटीग्रेशन का आंसर मिला है तो ये हमारे पास क्या आएगा एफ डैश ऑफ कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 0 और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब इसकी डेरिवेटिव लिया तो ये आया और इसकी जगह हमने इंटीग्रेशन ली तो फिर ये वापस फंक्शन आया। तो इंटीग्रेशन इसको कहते हैं, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। सही है। हम समटाइम्स इसको इनडेफिनाइट इंटीग्रल भी कहते हैं। सही। और इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बहुत सारे फार्मूले हम देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। मिसाल के तौर पे पहला फार्मूला ये होता है कि भाई x पावर n dx, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हम देते ही देते हैं, नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 के बराबर होगी तो इसकी इंटीग्रेशन होगी, ये दूसरा देखें 1 अपॉन x मतलब यहाँ पे -1 होगा तो दिस इज x, तो इसको लिखेंगे हम ln x प्लस c। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो वापस आपको ये आएगा, इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो वापस आपको ये मिलेगा। अगर हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन हो e पावर ax dx तो दिस इज इक्वल टू e पावर ax अपॉन a प्लस c। सही है जी। और साइन की जो डेरिवेटिव होती है विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स की वो होती है कॉस एक्स माइनस प्लस सी। बिकॉज कॉस एक्स की जो डेरिवेटिव होगी वो माइनस साइन होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 4। और 5 नंबर मिसाल के तौर पे कॉस एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस सी। और 6 नंबर पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 10x के प्लस सी, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव भी होगी। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे अगर कोसेक एक्स की स्क्वायर की तो दिस इज कॉट एक्स माइनस प्लस सी। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो एफ पावर ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड, दिस इम्प्लाइज अगर दोनों साइड से हम इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी जेड ऑफ डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे पड़ा हुआ और यहाँ पे आपके पास जी, तो ये आपकी बन जाएगी जी पावर एन डी जेड। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी दैट इज जस्ट जेड पावर एन प्लस
1/n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे z की वैल्यू वापस रखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। और इसी तरीके से हम ये भी यहाँ पे सेम तरीके से सब्स्टिट्यूशन से ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखें, यहाँ n इज नॉट इक्वल टू -1 था, अगर n इक्वल टू -1 हो तो ये हो जाएगा 1/f ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स dx। अगर इस तरीके का कोई हो फंक्शन इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हो तो फिर वो आपका बराबर हो जाएगा ln f ऑफ x प्लस सी। ठीक, कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे तो उसको आप जो है वो सिर्फ उसकी अगर डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ी हुई है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इस तरीके का हो साइन f ऑफ x एफ डैश ऑफ एक्स dx, तो ये भी सिंपली साइन की जो एंटी डेरिवेटिव होगी माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स उसके इंटू प्लस सी। इस तरीके से हम बहुत सारे और भी जो है वो निकाल सकते हैं फार्मूले बाय सब्स्टिट्यूशन से। दूसरा तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव में u इंटू v वाला फार्मूला आता है, तो यहाँ पे भी आपके पास अगर u और v दे आर फंक्शंस ऑफ x और इनकी इंटीग्रेशन करनी है with respect to x, so this is equal to u sum into integration of v with respect to x minus integration of bracket derivative of u dx into integration of v dx whole सबकी जो होगी इंटीग्रेशन with respect to x। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन में पार्ट्स। क्या करेंगे आप, u को सेम रखेंगे और v की इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस अब इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, इन दोनों के प्रोडक्ट की, मतलब u की डेरिवेटिव और v की इंटीग्रेशन। सही, यहाँ पे मसला क्या होता है कि u किसको सपोर्ट करे, सपोज करें और v किसको सपोज करें। आफ्टर डिफरेंशिएशन दिस मस्ट रिड्यूस, u जो है कुछ इस तरीके का लेंगे तो हमेशा u की प्रेफरेंस जो होगी वो ऐसे फंक्शन होंगे जो रिड्यूस होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है और उसके साथ साइन मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप अलजेब्रिक लेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक की डेरिवेटिव करेंगे तो वो रिड्यूस होती है। मिसाल के तौर पे अगर वो स्क्वायर होगा तो वो पावर 1 हो जाएगा, अगर क्यूब होगा तो 2 होगा। तो इस तरीके से ये आस्ते आस्ते कम होती जाएगी। ऐसा फंक्शन यू का कभी भी नहीं लेंगे जिसकी डेरिवेटिव उसको कम नहीं करती। मिसाल के तौर पे एक्सपोनेंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, तो यहाँ पे एक आमतौर पे हम लिखते हैं जिसको कहते हैं लाइट। सही, लाइट का मतलब यह है अगर u जो है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस जो होगी वो उसकी होगी अगर वो लागर्थम उसके अंदर है, मतलब ln x हो, लागर्थम हो। उसके बाद u की प्रेफरेंस होगी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। और उसके बाद मतलब अगर वो ना हो तो फिर पहले पहले प्रेफरेंस होगी अलजेब्रिक की। दिस इज फॉर u। और फिर अगर वो भी ना हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, और आखिर आखिर में एक्सपोनेंट, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो ऐसा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव उस पर कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, वो सेम ही रहता है। इसलिए इसको यू सपोज करना किसी पे भी किसी भी जगह पे भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये कम होता ही नहीं है। तो जब हम बाय पार्ट्स करेंगे तो ये चीज़ ख्याल रखेंगे कि हम जो है वो यू का क्या वैल्यू लें। सही है जी। ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम बाय पार्ट्स अगर करें तो यहाँ पे आप इसको यू नहीं लेंगे, इसको यू लेंगे, क्योंकि यू की डेरिवेटिव करते हैं तो ये सेम ही आ जाएगा या इससे और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएंगी ये चीज़ें। और ये अगर करेंगे तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। तो मिसाल के तौर पे इसको अगर हम करना चाहें तो u हमारा x हुआ, तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था कि u सेम और इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e पावर माइनस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u की डेरिवेटिव मतलब x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e पावर माइनस 2x dx। इन सब की जो आंसर आएगी उसकी फिर इंटीग्रेशन करनी। दिस इज एक्स ई पावर माइनस 2x की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी ई पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 माइनस यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन 1 हो जाएगी, यहाँ पे ई पावर माइनस 2x अपॉन 2, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन dx। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस 2x अपॉन 2 माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस 2, तो इसकी वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2x अपॉन माइनस 2। सही, और सॉरी यहाँ पे प्लस सी भी देनी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बोलना। तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस 2x अपॉन 2 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ई पावर माइनस 2x प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ
अगर इस तरीके की इंटीग्रेशन आ जाए जिसमें u जो है वो कभी रिड्यूस होगा ही नहीं, कोई भी ले आप, तो इसको क्या करेंगे, इसमें आखिर में आपको ये चीज़ जो है वो रिपीट होती दिखाई देगी। तो उसके बाद हम देखें, सपोज इसको हम i कहते हैं, सही है, तो i बराबर हो गया आपका, हाँ, u सेम मतलब साइन 3x सेम और इसकी इंटीग्रेशन e पावर 2x अपॉन 2, सही है। हम हमने इसको u लिया और इसको v, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ u की डेरिवेटिव जो होगी माइनस कॉस 3x इंटू 3 और इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e पावर 2x अपॉन 2 dx, दिस इज इक्वल टू साइन 3x e पावर 2x अपॉन 2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा cos 3x e पावर 2x, सही है जी। अब इसको फिर से मैं इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय पार्ट्स, तो ये हो गया साइन 3x e पावर 2x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 और ये यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि u सेम cos 3x सेम इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 2x अपॉन 2 माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x वो हो जाएगी 3 साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2 dx। अब इनको फिर से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और जहाँ पर क्या बचेगा साइन 3x इंटू ई पावर 2x अपॉन 2 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 कॉस 3x इंटू ई पावर, यहाँ से 2 अंदर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा ई पावर 2x माइनस ये 3 बाहर निकलेगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 ये 4 हो जाएगा मतलब 9 अपॉन 4 इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचेगा साइन 3x इंटू ई पावर 2x dx। अब ये देखें ये वाली इंटीग्रेशन और ये वाली इंटीग्रेशन दोनों सेम है, सही है, तो ये i के बराबर है तो हम इसकी जगह पे i रखेंगे और ये i अगर इस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा i ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ ये प्लस हो जाएगा 9 अपॉन 4 i मतलब जो इंटीग्रेशन हमें चाहिए दिस इज इक्वल टू साइन 3 ई पावर x ई पावर 2x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 कॉस 3x इंटू ई पावर 2x, यहाँ पे i तो बाकी आपके पास बचेगा 13 अपॉन 4i is equal to this thing sin 3x into e power 2x upon 2 plus 3 upon 4 cos 3x into e power 2x। अगर ये उस साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास i जो है वो बराबर हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा तो 2 4 बाकी बचेगा 2 अपॉन 13 sin 3x into e power 2x प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे हो जाएंगे तो 3 अपॉन 13 cos 3x इंटू ई पावर 2x। इस तरीके से आप जो है वो प्लस सी यहाँ पे देना है, दिस इज द रिजल्ट। पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे उस वक्त यूज होते हैं जब आपके इंटीग्रेशन में रेशनल फंक्शंस हो, मतलब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स डी एक्स, यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है दोनों पोलिनोमियल आर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका पावर हमेशा पॉजिटिव हो, यहाँ पे इनकी पावर कभी भी माइनस नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव पावर होगी मतलब एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 एक्स पावर 5 जिस सारा कुछ होगा, बाकी इनकी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होगी और इनकी पावर जो है वो रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं रेशनल नंबर नहीं हो सकते, इंटीजर्स होंगे सब के सब, तो इनको आप कहेंगे पोलिनोमियल्स इन एक्स। तो ये पोलिनोमियल्स होंगे मतलब इस टाइप के एक्सप्रेशंस होंगी, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर dx, इस तरीके की कोई रेशनल अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो, मतलब इंटीग्रांड जो है वो रेशनल फंक्शंस हो एक्स में, तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन, जो भी रेशनल फंक्शंस होंगे हम उनको पार्शियल फ्रैक्शन में। ये हमारा पहला केस है, इसमें आपका जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो टोटल लीनियर फैक्टर्स में अगर रिड्यूस हो जाता है तो इसको इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, और सबसे पहले ये है कि ये प्रॉपर होना चाहिए, एक होता है प्रॉपर और दूसरा होता है प्रॉपर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फंक्शन होगा तो फिर उसको एक प्रॉपर बनाएंगे, मिसाल के तौर पे अगर यह पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो ग्रेटर देन क्यू ऑफ एक्स होगी तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। इसको प्रॉपर करने के लिए फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे
जब तक ये प्रॉपर नहीं हो जाता, सही है। सपोज ये प्रॉपर है और नीचे वाला जो आपका फंक्शन है वो सारे के सारे जो उसके फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर्स में अगर टूट जाते हैं तो फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। असल तरीका तो ये है कि आप इसको क्या करें, इसको आप लिखें a प्लस बी या a1 a2 ax प्लस b2 प्लस अप टू an अपॉन a n x प्लस बी एन, इस तरीके से लिखें। और फिर आप क्या करें, इनको इनमें से ये आपके a1 a2 an की वैल्यू मालूम करें। तो हम एलसीएम करेंगे, फिर आप आखिर में जो है वो कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे। तो इसका एग्जांपल करते हैं, उसके बाद मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर ये हो, ये अगर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हो, यहाँ पे आपका p ऑफ x जो है वो 2x प्लस 1 है और q ऑफ x जो है वो ये है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 प्लस b x प्लस 3। सही। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसकी एलसीएम निकालें, ये हो जाएगी x प्लस 1 x प्लस 3, यहाँ पे a के साथ x प्लस 3 और यहाँ पे b के साथ x प्लस 1। और अब देखेंगे आप तो यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a 3 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1। अब यहाँ से इक्वेटिंग करेंगे कोएफिशिएंट्स को तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। पर ये जो है क्योंकि ये सबके लिए सारी की सारी x के लिए ट्रू है, तो हम अगर x की जगह पे -1 पुट करें तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 3 प्लस b -1 तो प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा और आपके पास a की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 2 और यहाँ से आपके पास -2 तो -1। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। x अगर हम -3 पुट करें तो आपके पास मिलेगा दिस इम्प्लाइज 2 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू a -3 प्लस 3 प्लस b -3 प्लस 1। अब यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे बचेगा -2 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -6 प्लस -5 दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब ये दोनों यहाँ पे पुट करेंगे तो आइए आपका जो 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये आ गया -1 अपॉन 2 1 x प्लस 1, सही, प्लस b की जगह पे आप 5 अपॉन 2 1 अपॉन x प्लस 3। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अगर इसकी इंटीग्रेशन चाहिए होती थी तो हम इसको इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू x और इसको इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 3, तो ये इंटीग्रेशन बहुत आसान थी। -1/2 इसको ln x प्लस 1 और प्लस 5/2 ln x प्लस 3 प्लस c। सो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x पॉसिबल नहीं था, मुश्किल था। जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया तो फिर उसको इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, क्योंकि 1/x+1 की इंटीग्रेशन होती है ln x+1 और 1/x+3 की इंटीग्रेशन होती है ln x+3। अगर आपके यहाँ पे नीचे फैक्टर्स जो है वो रिपीटिंग ना हो और लीनियर हो तो आपके ये कांस्टेंट यहाँ पे जो आपने रखे हैं उसको मालूम करने का तरीका एक और भी है और दैट इज वेरी इजी। यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने x+1 मतलब ये वाले फैक्टर का क्या होगा कोएफिशिएंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी -1, तो यहाँ पे इसको आप जो है वो छुपा के बाकी जो बचता है उसमें -x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो यू गेट द कोएफिशिएंट दैट विल गो देयर। सही है। यहाँ पे अगर -1 पुट करते हैं तो दिस इज -1 -2 बचेगा, सही है, +1 तो बाकी ऊपर बचा -1 और यहाँ पे -1 पुट करें तो 2 तो -1/, तो ये आया -1/2। सही। अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास यहाँ पे ये माइनस नहीं, अभी सिंबल देनी है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगी -3, तो इसको अगर छुपा के बाकी इस जगह पे हम -3 पुट करेंगे तो ये 2 -3 तो ये -6 प्लस 1 तो ये हो जाएगा आपके पास -5 को अगर डिवाइड करेंगे -3 यहाँ पे पुट करना है तो बाकी -2 बचेगा, तो ये प्लस मतलब +5/2। तो ये सिंपल तरीका भी है, पर ये सिर्फ इस केस में जब आपके पास ये सारे के सारे लीनियर हो और रिपीटिंग भी ना हो, सही है, तब ही आप जो है वो इसको इस तरीके से आराम से इसके कोएफिशिएंट मालूम कर सकते हैं।
ये केस हो कि आपके पास जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है क्यू ऑफ एक्स, उसमें जो फैक्टर्स हो वो रिपीट हो। मिसाल के तौर पे ये एक फैक्टर है, फैक्टर हो भी लीनियर और रिपीट भी हो। एक लीनियर फैक्टर है, ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब ये n टाइम्स इसके फैक्टर्स में आ रहा है। तो इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। सपोज a1 यहाँ पे ax प्लस बी प्लस a2 यहाँ पे a एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a3 यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस एन सो ऑन अप टू ए एन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, मतलब ये जितनी मरतबा रिपीट हो रहा है उतनी मरतबा हम नए नए कोएफिशिएंट्स देते जाएंगे। अब इन सब की वैल्यू मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर ये अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, रेशनल फंक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए अपान एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स पावर 3। यहाँ पे 3 पावर है तो 3 तक। अब आगे ये एक लीनियर है तो ये इसको डी पावर अपान 2x माइनस 1। सही है जी। अब इसमें आराम से आपको इसके वैल्यूज मिल जाएंगे। और देखें, यहाँ से अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगी एक्स क्यूब 2x माइनस 1, यहाँ पे 6x माइनस 1 अपान एक्स क्यूब 2x माइनस 1। अब ये आपके पास बाकी बचेगा ए एक्स स्क्वायर 2x प्लस सॉरी माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा बी एक्स 2x माइनस 1, और फिर सी 2x माइनस 1, और फिर आपके पास आया प्लस डी एक्स पावर 3। ये एलसीएम में ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स पावर 3 बचेगा। तो इस तरीके से ये आपके पास ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, हमने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2a एक्स क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स स्क्वायर, और प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो 2b एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस बी एक्स, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 2c एक्स, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस c, ये हो जाएगा प्लस डी एक्स पावर 3। सही। अब एक जैसे पावर एक्स के एक्स क्यूब यहाँ पे है तो ये 2a, और दूसरा एक्स क्यूब यहाँ पे है प्लस डी। सही। बाकी एक्स स्क्वायर वाले, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक कॉमन निकालेंगे, माइनस भी कॉमन निकालते हैं इसके साथ, तो बाकी बचेगा ए, यहाँ पे माइनस 2b, और कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर। अब एक्स के टर्म यहाँ से देखें, ये एक्स है, ये एक्स है, माइनस बी प्लस 2c एक्स, और ये माइनस सी। इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स तो सॉरी ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्स पावर 3 की जो कोफिशिएंट है वो 0 है, क्योंकि 0 इंटू एक्स पावर 3 लिखा हुआ है, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सही है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज 2a प्लस डी इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है तो ये उसके मतलब माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स का टर्म मतलब माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 6, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c इज इक्वल टू 1। अब अगर c यहाँ पे पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज माइनस b माइनस 2 इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस, अब c और b की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी, दिस फ्रॉम दिस अगर b की जगह पे माइनस 8 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू a माइनस 2 minus 8 is equal to 0. This implies a is equal to minus प्लस माइनस हो जाएगा ये फिर से 16। अब अगर ये यहाँ पे करेंगे तो दिस implies माइनस 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 16 प्लस d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 0, और फ्रॉम दिस वी गेट d इज इक्वल टू माइनस 32, यहाँ पे माइनस तो दिस इज प्लस 32। सो ये हमारे पास जो आई एक्सप्रेशन 6x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a अपॉन x, मतलब x
ए आपकी किसके बराबर आई है, ए इज 16 माइनस 16 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, बी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बी बराबर है -8 के, ये -8 प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब, सी आपका किसके बराबर है, सी इज इक्वल टू 1, और प्लस डी, डी आपका किसके बराबर है 2x माइनस 1, सो डी इज इक्वल टू प्लस 32। सो दिस इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इसको आपने इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू dx, और तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx सबको। सो इसकी इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगी -16 ln x -8 और एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा प्लस अपॉन एक्स 1 बचेगा, सही है। पावर में से एक ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं उस पावर से, तो माइनस, या इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो माइनस 1 अपॉन 2 एक्स पावर 2, और प्लस इसकी इंटीग्रेशन जो है वो 1 अपॉन 2 32 अपॉन 2 ln 2x माइनस 1 प्लस c। तो दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया और ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। सो ये पार्शियल फ्रैक्शन इज वेरी पावरफुल मेथड इन इंटीग्रेशन। अब ये थर्ड केस है, इसमें हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर है वो कुछ इस टाइप का है, नॉन रिपीटिंग बट क्वाड्रेटिक, सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब रियल नंबर पे जरूरी नहीं कि हमारे सारे फैक्टर जो है वो लीनियर हो जाए, हम क्वाड्रेटिक आ सकते हैं हमारे पास। अगर इस केस में होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम ऊपर जो न्यूमरेटर है पहले तो कांस्टेंट टर्म लेते रहते हैं, अभी हम यहाँ पे जो है वो लीनियर टर्म लेंगे, और इसके नीचे होगा a1x² प्लस b1x प्लस c1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a2x प्लस b2 अपॉन a2x a1x² प्लस b2x प्लस c2 प्लस n चलते जाएं प्लस यहाँ पे आपके पास anx प्लस bn अपॉन anx² प्लस bnx प्लस cn। तो ये अगर क्वाड्रेटिक होंगे तो आप क्वाड्रेटिक में इस तरीके से कांस्टेंट आप अज्यूम करेंगे, और फिर एलसीएम निकालेंगे और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स करेंगे, और आपके पास यहाँ पे मतलब पहले तो n लीनियर केस में n कांस्टेंट थे, अभी यहाँ पे 2n कांस्टेंट है, मतलब आपने n जो है वो a मालूम करने हैं और n भी मालूम करने हैं सारे के सारे, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक में हो जाएगी। क्वाड्रेटिक में हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक के भी जो है वो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाती है। ये एक हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये पहला टर्म आ जाएगा ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बदली तो आप इसको वेक्टर से इसके नहीं निकाल सकते। अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसके आ सकते हैं अपना लीनियर फैक्टर्स, वो भी आप कर सकते हैं, सारे के सारे आप लीनियर फैक्टर में चेंज करें तो आपके पास जो टर्म्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। पर यहाँ पे मजीद हम रियल नंबर पे इनको इनके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, तो इनको ऐसे लिखेंगे प्लस cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सही है। मजीद अगर इनके लीनियर निकलते तो हम लीनियर वाला तरीका यूज करते हैं, लीनियर इसके नहीं है। तो सेम तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जहाँ पे पावर एक न्यूमरेटर जो है वो 4x है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पे प्लस cx प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही, कि एलसीएम से कैंसिल हो जाएगी और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास a इसके साथ मतलब a एक्स क्यूब, ये इसके साथ मतलब प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस 3a एक्स प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 2x b प्लस 3b। ये सारी मल्टीप्लिकेशन हो गई 6 टर्म्स। अब आ गया दूसरा प्लस, इसको इसके साथ सी एक्स क्यूब, इसको इसके साथ प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी। सही है, ये 4 टर्म्स के हो गए। अब कोफिशिएंट्स आपस में इक्वेट करें, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, और
ये एक्स क्यूब है, मतलब ए प्लस सी एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर, तो आपके पास प्लस 2a प्लस बी प्लस डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स का टर्म ये हो गया, ये हो गई ऑन दिस, तो प्लस 3a प्लस 2b प्लस सी एक्स, बाकी बचे कांस्टेंट टर्म्स, प्लस एक कांस्टेंट टर्म हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है, और 3b, सही है, 3b प्लस डी, सही है, ये सारे के सारे। और इस साइड पे हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, प्लस एक्स स्क्वायर भी कोफिशिएंट 0 है, और एक्स का कोफिशिएंट 4 है, और कांस्टेंट टर्म 0 है। तो फ्रॉम देयर आफ्टर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 4, यहाँ पे एक्स का 4 है, और कांस्टेंट टर्म मतलब 3b प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास 4 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन है, ए बी सी डी, सही है। यहाँ से पता चला कि डी जो है वो -3b के बराबर है, और यहाँ से पता चला कि ए जो है वो -c के बराबर है। अगर इस इक्वेशन में डी की जगह पे ये पुट करें तो ये आ जाएगा 2a माइनस प्लस बी -3b, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला हमारे पास दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2 बचेगा, और 2 क्या निकलेगा, a इज इक्वल टू बी, सही, a b के बराबर है। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें पता चला 3a प्लस 2b, अब c की जगह पे अगर मैं -a पुट करूं तो ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू 4। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें क्या पता चला, दिस इज इक्वल टू मतलब 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हमें पता है कि a और b जो है वो दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से हमें 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 1। अब a और b बराबर है तो ये हो गया, ये भी 1 के बराबर। अब a और b की वैल्यू पता चल गई आपके पास, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1, क्योंकि a 1 के बराबर है। अब a b c की वैल्यू मिल गई, और बाकी चाहिए d की वैल्यू, फ्रॉम दिस d इज इक्वल टू -3, तो a आपका बराबर हो गया 1, और ये b के बराबर भी है, और c जो है वो -1 के बराबर, और d जो है वो -3 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इसके बराबर है। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए वी हैव टू वर्क, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे अगर इसको माइनस कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 2 रखें और प्लस 1 रखें, मतलब 3 प्लस 3 था तो प्लस 3 को इस तरीके से रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सही। अब यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर भी करें और डिवाइड भी करें, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे इनकी इंटीग्रेशन आसान है, बाकी यहाँ पे जो है वो चीज़ बची है, वो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -1/2 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सही है। ये 1 मैंने यहाँ पे रखा और 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, एक के साथ भी 2 मल्टीप्लाई किया, और ये बाकी आपके पास जो बचा वो बचा प्लस माइनस ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सही है जी। अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन है, उसकी डेरिवेटिव है, इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो टेन इनवर्स होगी, और यहाँ पे एक फंक्शन है और उसकी डेरिवेटिव यहाँ पे है, और बाकी ये चीज़ बची, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेम लिखेंगे यहाँ पे -2 अपॉन, इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -1 प्लस 3, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, सही।
यहाँ पे ये सेम एक्सप्रेशन हमने लिखी है, सही। तो ये जैसे कि आपके पास आखिर में आ गया 1/2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये माइनस 2 इंटू 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सही। तो यहाँ पे लीनियर है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन करें 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट। देखिए ये फंक्शन है और उसकी डेरिवेटिव पड़ी हुई है, इसका मतलब 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन होती है 10 इनवर्स एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर है मतलब अपॉन 1, यहाँ पे भी 1/1 माइनस यहाँ पे ये फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव पड़ी है तो 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 2। जहाँ देखें कि आपका अगर सब्सटीट्यूशन लेंगे तो ये x माइनस प्लस हम z के बराबर करें और तो dx dz के बराबर हो जाएगा और फिर ये आपके पास यही वाला फंक्शन है और यहाँ पे एक जगह पे आपके पास स्क्वायर रूट 2 है तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी 1/a मतलब स्क्वायर रूट 2 10 इनवर्स z आपने x प्लस 1 रखा डिवाइडेड बाय a, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन हो, देखिए इसमें सारे के सारे कंबाइंड है, यहाँ पे ये मतलब x पावर 2 है, ये रिपीट हो रहा है, ये लीनियर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है और वो भी रिपीट हो रहा है। तो उसको किस तरीके से हम कोएफिशिएंट देंगे, उसको इस तरीके से देंगे भाई x और ये एक्स स्क्वायर रिपीट हो रहा है इसलिए इसका 2 रखें, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये लीनियर है इसके सिर्फ ऊपर पावर c दिया, सॉरी न्यूमरेटर को c दिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका एक होगा dx प्लस e, सही। प्लस क्योंकि रिपीट हो रहा है तो फिर इसको आगे तो ये कोएफिशिएंट्स जितने होंगे वो बढ़ते जाएंगे और आप इसको तरीके से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सारे के सारे कांस्टेंट्स आप कहाँ से मालूम करेंगे, जब कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे तो आपको सारे के सारे कांस्टेंट्स मिल जाएंगे और इस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फिर आप उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, सही है जी। तो आज के लेक्चर में हमने सेपरेबल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा और बहुत सारी इंटीग्रेशंस की जो है वो रिवीजन की अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। माहौल को साफ सुथरा रखें। अल्लाह हाफिज।